तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता फिर से सुर्खियों में है। कमल हासन की फिल्म विश्वरूपम के बैन को लेकर उनकी काफी आलोचना भी हो रही है, पर जयललिता हमेशा की तरह अपनी राय पर अडिग हैं। अभिनेत्री से लेकर अम्मा कहलाने का उनका सफर काफी उतार चढ़ाव वाला रहा है। आइए आपको दिखाते हैं अभिनेत्री से अम्मा तक का जयललिता का ये सफर। ये तस्वीर उस वक्त की है जब जयललिता फिल्म अभिनेत्री हुआ करती थी। वही जयललिता जिन्हें अब आप तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के तौर पर जानते हैं और जिनकी सरकार ने इस वक्त अभिनेता कमल हासन की फिल्म विश्वरूपम को बैन किया है। अब ये लड़ाई कमल हासन बनाम जयललिता हो चुकी है। ये कलाकार आज एक दूसरे के आमने सामने खड़े हैं। I would like to make it clear that I have no personal grudge against anyone, no personal interest in banning the movie. Why should I have any grudge against Mr. Kamal Hassan? It just doesn't make sense. There is no reason, no motive at all. कमल हासन की फिल्म विश्वरूपम को लेकर विवाद इतना बढ़ चुका है कि मामला हाई कोर्ट तक पहुंच गया है। कमल हासन की फिल्म विश्वरूपम की रिलीज पर 24 जनवरी से रोक लगी हुई है। जयललिता सरकार का कहना है कि फिल्म से राज्य की कानून व्यवस्था पर असर पड़ सकता है। As the Chief Minister of the state, as the Chief Minister of Tamil Nadu, my first and foremost priority is the maintenance of law and order and to ensure public peace and a tranquil atmosphere in which people can carry on with their daily lives and their daily work. लेकिन राजनीतिक हलकों में फिल्म रिलीज ना होने के पीछे जयललिता की नाराजगी को वजह बताया जा रहा है। जयललिता ने सोचा होगा कि चंद मुसलमान संगठनों ने किया है, वो उनको तो कभी भी बंद कर सकती है। वो तमिलनाडु में कि लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम हो जाता है। है। वो तो ऐसे ही बेकार बोलती है। उन्होंने गिनाया कि इतने थिएटर हैं। हाँ, वो गिना के तुम्हें बुद्धू बनाया। इतने थिएटर हैं, इतने पुलिस। वहाँ क्लेवर है, उसको प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो आपको बुद्धू बना सकती है आंकड़े से। मैं कहता हूँ कि सीआरपी नहीं है, आर्मी नहीं है, बीएसएफ नहीं है, हाँ, कितने पुलिस सारे देश के। तो आप कहेंगे सरकार चाहती तो फिल्म रिलीज हो सकती थी। मैं कभी नहीं मान सकता कि कोई ऐसा परिस्थिति पैदा होगी हमारे देश में तो जब सरकार चाहे तो लॉ एंड ऑर्डर नहीं। तो कमल चर्चा कुछ ऐसी है कि चिदम्बरम की बुक लॉन्च के मौके पर कमल हासन ने उनकी जमकर तारीफ की थी और चिदम्बरम को पीएम पद के लायक बता दिया था। कमल हासन ने तारीफ में क्या कहा था, आप भी सुनिए। தேவைப்படும் பொழுது இந்தியாவுக்கு தோள் கொடுக்க நிதி நிலைமை தெரிந்தவர்கள் பல பேர் நல்ல பொறுப்பில் இருக்கிறார்கள். அதில் முக்கிய பொறுப்பில் இவர் இருப்பது எங்களுக்கெல்லாம் சந்தோஷம். அடுத்த ஒரு முக்கிய பொறுப்பு வரக்கூடும் என்றெல்லாம் யூகிக்கிறார்கள். வர வேண்டும் என்று நான் ஆசைப்படுகிறேன். நீ யார் அதை சொல்ல என்றால் எனக்கு அந்த உரிமை இருக்கிறதாக நான் நம்புகிறேன். அந்த உரிமையை நான் எடுத்துக்கொண்டு சொல்கிறேன். இது என் ஆசை நிறைவேற்றுங்கள் என்பதுதான்। तारीफ से नाराजगी के आरोपों पर जयललिता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सफाई पेश की। The second is that I have some personal motive, some personal grudge against Mr. Kamal Hassan. And the reason being attributed for that is that he made a speech at a function somewhere saying that a dhoti-clad, a veshti-clad Tamil should become the Prime Minister. Now, why should I take offense to such a statement? Mr. Kamal Hassan has got the freedom to air his political views like anyone else. If he wants a veshti-clad Tamil to become the Prime Minister, that is his opinion. And by now I have been in politics for enough years. I have been in politics for more than 30 years. I am experienced enough to know that Mr. Kamal Hassan does not select the Prime Minister of the country. लेकिन जयललिता को जानने वाले बताते हैं कि वो जब किसी से नाराज होती हैं तो आसानी से माफ नहीं करती। क्या इस बार भी ऐसा ही है?
जयललिता जयराम तमिलनाडु की राजनीति में अम्मा के साथ साथ उन्हें आयरन लेडी भी कहा जाता है। वजह ये उनके फौलादी इरादे और कड़े फैसले लेने की हिम्मत। फिल्म विश्वरूपम पर लगी बैन को लेकर दुनिया भर में उनकी आलोचना हो रही है, लेकिन जयललिता अपने इस फैसले के समर्थन में उन्हीं तेवरों के साथ उतरी जिनके लिए वो जानी जाती हैं। जयललिता ने हर आरोप का मुंहतोड़ जवाब दिया। वो आंकड़े भी साथ लाईं और तथ्य भी। पूरी तैयारी के साथ आई जयललिता ने न तो डीएमके को छोड़ा और न ही सूचना प्रसारण मंत्री मनीष तिवारी को। तमिल राजनीति की बात आज की जयललिता के बिना पूरी नहीं हो सकती, लेकिन जयललिता देश की राजनीति में भी अहम किरदार निभाती आई हैं और बड़ी भूमिका निभाने की मांग उनके कार्यकर्ताओं की तरफ से भी लगातार होती रही है। तमिलनाडु की राजनीति से वाकिफ लोग इस बात से वाकिफ हैं कि जयललिता को उनकी आलोचना पसंद नहीं आती। तमिलनाडु में उनके समर्थक और पार्टी कार्यकर्ता उन्हें भगवान की तरह पूजते हैं और जयललिता को ऐसी श्रद्धा का बुरा नहीं लगता। पहले फिल्मों में कामयाबी और फिर फिल्मों से राजनीतिक तक का सफर जयललिता ने बेहद कामयाबी से तय किया, लेकिन अपने राजनीति के सफर में जयललिता ने जितने उतार चढ़ाव देखे हैं वो उतने नाटकीय हैं कि वो किसी फिल्मी कहानी का रूप ले सकते हैं। दिल मोह लेने वाली हीरोइन से लेकर सख्त आयरन लेडी तक का सफर जयललिता के लिए आसान नहीं रहा। इस दौरान जयललिता ने देखी है उनकी हत्या की साजिश, सत्ता से उखाड़ फेंकने के दावपेच और भ्रष्टाचार के ऐसे आरोप जो किंवदंती तक बन गए। लेकिन इन सब से जयललिता ने आखिरकार निजात पाने में कामयाबी हासिल की। चौसठ साल की जयललिता लगातार 3 दशक से सक्रिय राजनीति में रही हैं। वो इस वक्त तमिलनाडु की मुख्यमंत्री हैं और वो तमिलनाडु की दूसरी महिला मुख्यमंत्री हैं, लेकिन जयललिता को इस पद पर लगातार 3 बार बने रहने का श्रेय हासिल है। जयललिता का जन्म एक तमिल परिवार में 24 फरवरी 1948 को हुआ। वो कर्नाटक के मलेरुकोट गांव में पैदा हुई। मैसूर में संध्या और जयरामन दंपति के ब्राह्मण परिवार में जन्मी जयललिता की शिक्षा चर्च पार्क कॉन्वेंट स्कूल में हुई। जयललिता के पिता का निधन उस वक्त हुआ जब जयललिता 2 साल की थी और उनकी मां उसके बाद उन्हें बैंगलोर लेकर चली गई, जहां उनके माता पिता रहते थे। और उसके कुछ दिनों बाद जयललिता की मां फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया। जयललिता ने पहले अपनी पढ़ाई बैंगलोर में प्राप्त की, उसके बाद उन्होंने चेन्नई में पढ़ाई हासिल की। लेकिन कहा जाता है कि जयललिता की मां ने उन्हें बचपन में ही फिल्मों में काम करने के लिए राजी कर लिया था। जयललिता की पहली फिल्म एक अंग्रेजी फिल्म थी एपिसल। जयललिता ने 15 साल की उम्र से ही कन्नड़ फिल्मों में काम करना शुरू किया था। उसके बाद उन्होंने तमिलनाडु की ओर रुख किया, जहां उन्होंने तमिल फिल्मों में काम करना शुरू किया। दिलचस्प ये है कि जयललिता उस दौर की पहली हीरोइन थी जब उन्होंने स्कर्ट पहनकर फिल्मों में भूमिका निभाई थी और उस वक्त ये बहुत बड़ी बात मानी जाती थी। उस जमाने के सबसे लोकप्रिय अभिनेता एमजी रामचंद्रन के साथ उनकी जोड़ी बहुत ही मशहूर हुई। 1965 से 1972 के दौर में उन्होंने अधिकतर फिल्में एमजी रामचंद्रन के साथ की। फिल्मी कामयाबी के दौर में उन्होंने 300 से ज्यादा तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और हिंदी फिल्मों में काम किया। अपने राजनीतिक गुरु एमजी रामचंद्रन के साथ उनका दूसरा दौर शुरू हुआ राजनीति में। 1982 में एमजी रामचंद्रन उन्हें राजनीति में लेकर आए, लेकिन इस बात से जयललिता ने हमेशा इनकार किया। रामचंद्रन चाहते थे कि जयललिता राज्यसभा पहुंचे क्योंकि उनकी अंग्रेजी बहुत अच्छी थी। जयललिता 1984 से 1979 तक राज्यसभा सदस्य बनी और साथ ही उन्हें पार्टी का प्रचार सचिव भी नियुक्त किया गया। कहा जाता है कि करुणानिधि के लगातार आरोपों से परेशान होकर एमजी रामचंद्रन ने जयललिता को मदद के लिए बुलाया। उनके भाषणों में भीड़ भी खूब जुटती थी। कहा जाता है कि प्रचार सचिव की जिम्मेदारी जयललिता
बखूबी निभा रही थी, लेकिन पार्टी में बड़े ओहदों पर बैठे नेताओं को ये अच्छा नहीं लग रहा था, जिसके बाद धीरे धीरे रामचंद्रन और जयललिता के बीच रिश्ते में दरार पैदा हुई। साल 1987 में जब रामचंद्रन का निधन हुआ तो अन्नाद्रमुक दो हिस्सों में बंट गई। एक धड़े की नेता एमजीआर की विधवा जानकी रामचंद्रन थी और दूसरे की जयललिता। जयललिता रामचंद्रन की करीबी थी। उन्होंने खुद को रामचंद्रन की विरासत का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया, लेकिन उनकी शुरुआत का दौर अच्छा नहीं रहा। जयललिता का खेमा ये कहता रहा है कि साल 1989 में डीएमके के एक मंत्री ने विधानसभा में उनके साथ बुरा बर्ताव किया था। आरोप तो यहाँ तक है कि उनकी साड़ी तक खींची गई। एमजीआर की मौत के बाद उनकी पत्नी जानकी और जयललिता के बीच एमजीआर की राजनीतिक विरासत को लेकर टक्कर हुई, लेकिन जनता ने जयललिता को चुना और 1991 में जयललिता तमिलनाडु की मुख्यमंत्री बन गई। जयललिता न सिर्फ तमिलनाडु की पहली निर्वाचित महिला मुख्यमंत्री बनी, बल्कि सबसे कम उम्र में तमिलनाडु की मुख्यमंत्री बनी। जयललिता की एक खास बात और वो ये कि उन्होंने अपनी ग्लैमर की दुनिया के दरवाजे बिल्कुल बंद कर दिए। वो ना तो मेकअप लगाती हैं और ना ही पुराने दिनों की कोई बात याद करती हैं। वो सादी साड़ी पहनती हैं और यहाँ तक कि फिल्मी दिनों के दोस्तों के बुलावे पर किसी कार्यक्रम में नहीं जाती। 1991 से 1996 के बीच जयललिता तमिलनाडु की मुख्यमंत्री रहीं और इस दौरान उन पर भ्रष्टाचार के आरोप बार बार लगे। नतीजा ये हुई कि करुणानिधि की डीएमके ने 1996 में जीत हासिल की। कहा जाता है कि करुणानिधि के सत्ता में आने के बाद जयललिता पर जो छापे पड़े उसमें 750 जोड़े सैंडल, 800 किलो चांदी, 28 किलो सोना, 10,500 से ज्यादा साड़ियाँ, 91 घड़ियाँ, 44 एसी और 19 कारें बरामद हुई थी। इसी के बाद आय से अधिक संपत्ति का आरोप भी लगा था। भ्रष्टाचार के आरोपों के साथ साथ जयललिता के दत्तक पुत्र वी सुधाकरण की शाही तरीके से शादी की भी काफी आलोचना हुई। 7 सितंबर 1995 को सुधाकरण की शादी तमिल के अभिनेता शिवाजी के गणेशन की पोती से हुई थी। शादी पर करोड़ों रुपया खर्च हुआ। गिनीज बुक में शादी ने 2 रिकॉर्ड बनाए। एक, शादी में सबसे ज्यादा मेहमान शामिल हुए और दूसरा, शादी के लिए सबसे बड़ा पंडाल सजाया गया था। नवंबर 2011 में जयललिता ने स्पेशल कोर्ट में ये बताया कि शादी में खर्च हुए पूरे 6 करोड़ दुल्हन के परिवार ने दिए थे। जयललिता के मुताबिक सारे आरोप करुणानिधि की पार्टी की तरफ से लगाए गए, इसलिए जब वो दोबारा 2001 में मुख्यमंत्री बनी तो उनका गुस्सा सबसे पहले करुणानिधि और उनके परिवार पर फूटा। जयललिता ने सख्ती से सरकार चलाई। 2001 में जब सरकारी कर्मचारियों ने हड़ताल कर दी थी तो जयललिता ने एक ही झटके में 2 लाख कर्मचारियों को बर्खास्त कर हलचल मचा दी थी। दूसरी बार भी विवादों ने जयललिता का पीछा नहीं छोड़ा। उन्हें सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा और उन्हें मुख्यमंत्री पद छोड़ना पड़ा। यही वो दौर था जब जयललिता एनडीए और बीजेपी के करीब आईं। 1999 में जयललिता ने अटल बिहारी वाजपेयी सरकार का समर्थन किया, लेकिन इसी दौरान जयललिता के सामने एक बड़ी साजिश सामने आई। जयललिता ने आरोप लगाया कि उनकी 25 साल पुरानी दोस्त शशिकला उन्हें न केवल जायदाद से बेदखल करना चाहती है, बल्कि उन्हें जान से भी मारने की साजिश रच रही थी। 2009 के लोकसभा चुनावों में भी जब हार हुई तो जयललिता की नींद खुली और उन्हें राज्य में गठबंधन के सहयोगियों की तलाश हुई ताकि उनके वोट न कटें। नतीजा 2011 के विधानसभा चुनाव में जबरदस्त जीत